अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। ये है आपका फेवरेट चैनल योर फी एकेडमिया। ओके बच्चों, आप लोगों को पता है कि हम लोगों ने अपने चैप्टर में 9th क्लास केमिस्ट्री न्यू बुक का कंप्लीट कर लिया है। आज हम जो है वो चैप्टर में 3 स्टार्ट करेंगे, जिसका नाम है केमिकल बॉन्डिंग। आज बेसिकली हम सारा का सारा इसका इंट्रोडक्शन लेंगे कि क्यों ये चैप्टर जो है वो एग्जिस्ट कर रहा है आपकी बुक के अंदर। हम लोग देखेंगे कि एलिमेंट्स जो हैं, जो एटम्स हैं, वो केमिकल बॉन्ड्स क्यों बनाते हैं, किस तरह बनते हैं, वो किस चीज़ को फॉलो करते हैं, कौन सा रूल जो होता है वो फॉलो करते हैं ताकि वो स्टेबिलिटी को गेन कर सकें। स्टेबिलिटी क्यों जरूरी है और नेचर के अंदर क्यों एग्जिस्ट करती है, और इसके इंपॉर्टेंट हम लोग एग्जाम्पल से डिस्कस करेंगे कि कहाँ कहाँ बॉन्ड्स बन रहा है और किसा किसा बॉन्ड्स जो हैं वो बन रहे हैं विद रियल लाइफ एग्जाम्पल्स। सबसे पहले जो चीज आप लोगों की बुक के ऊपर गिवन है वो ये गिवन है कि वाई एटम्स फॉर्म्स बॉन्ड। जो एटम होते हैं वो बॉन्ड क्यों बनाते हैं। तो आप लोग ने हमेशा एक बात याद रखनी है बच्चों, वो ये कि नेचर के अंदर हर एक चीज जो होती है वो स्टेबिलिटी की तरफ जाती है। एटम्स जो होते हैं वो भी स्टेबिलिटी की तरफ जाते हैं, लेकिन वो स्टेबिलिटी जो होती है वो 3 तरह से गेन कर सकते हैं। किस तरह? या तो अपने इलेक्ट्रॉन्स को लूज करके, या तो इलेक्ट्रॉन्स को गेन करके, या फिर म्यूचुअल शेयरिंग से। ये 3 तरीके हैं जिसके थ्रू जो होते हैं इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं या एटम जो होते हैं वो अपनी स्टेबिलिटी को गेन करते हैं। और स्टेबिलिटी का एक इंपॉर्टेंट फैक्टर, जब भी कोई एटम जो होगा वो स्टेबिलिटी की तरफ जाएगा, स्टेबल होगा, तो उसकी जो एनर्जी होगी वो मिनिमम होगी। ये बात आप लोग ने हमेशा याद रखनी है। मैं आपको एक्सप्लेन भी करती हूँ आगे एग्जाम्पल के थ्रू। जो चीज स्टेबल होगी उसकी एनर्जी मिनिमम होगी, जैसे ही उसकी एनर्जी जो होगी वो मैक्सिमम होगी वो अनस्टेबिलिटी की तरफ जाएगी। और जब भी हमारे पास एलिमेंट्स या एटम्स जो होते हैं वो स्टेबिलिटी को गेन करते हैं तो वो इन 3 प्रोसेस के थ्रू करते हैं। और जब ये वो 3 प्रोसेस कर रहे होते हैं तो क्या होता है, उनकी एनर्जी जो होती है वो मिनिमम हो जाती है, जिसकी वजह से वो क्या होता है कि वो स्टेबिलिटी को गेन कर लेते हैं। अब बात आती है कि वो कौन सा रूल जो है वो फॉलो करते हैं। तो आपको पता है साइंटिस्ट ने सबसे पहले जब नोबल गैसेस को स्टडी किया था, नोबल गैसेस पीरियोडिक टेबल के अंदर, नोबल गैसेस तो उनके नाम की वजह से भी जाहिर होता है कि नोबल का मतलब होता है जो चीज़ बहुत नायाब होती है, बहुत रेयर होती है। जो चीज़ जो होती है सबसे ज़्यादा प्रियशियस होती है उसको हम कहते हैं कि चीज़ बड़ी नोबल है, नायाब है, बड़ा मासूम सा हम कह देते हैं। अब नोबल गैसेस को नोबल गैसेस क्यों कहा जाता है? नोबल गैसेस में हमारे पास आता है हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन और जीनोन। ये हमारे पास सारी की सारी नोबल गैसेस हैं। इन नोबल गैसेस के अंदर जो आप लोगों के पास जीनोन है इसको हम ज़्यादातर डील नहीं करते हैं, क्योंकि या इसके अलावा आप लोग समझ लो रेडोन भी आती है। ये तो जो लास्ट वाली हैं इनका हाफ टाइम पीरियड बहुत कम होता है और ये रेडियो एक्टिव भी होती है, तो हम इनको जरा कम ही डील करते हैं। जो पहले वाली नोबल गैसेज हैं हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन और जीनोन, इनको हम ज्यादातर डील कर रहे होते हैं। अब जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि हर एक चीज जो होती है वो स्टेबिलिटी को गेन कर रही होती है, स्टेबिलिटी की तरफ जा रही होती है। लेकिन हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन और जीनोन ये ऐसे हमारे पास गैसेज हैं, ऐसे एलिमेंट्स है पीरियोडिक टेबल के अंदर, ये कोई रिएक्शन जो है वो शो नहीं करते हैं। नो रिएक्शन, कोई रिएक्शन शो नहीं करते। ना ये एटम्स को गेन कर रहे हैं, ना ही ये लूज कर रहे हैं, ना ही ये म्यूचुअल शेयरिंग कर रहे हैं, नो शेयरिंग। तो ये तीनों चीजें जो है वो शेयर नहीं कर रही, तीनों चीजें जो है वो काम नहीं कर रहे हैं। तो साइंटिस्ट ने कहा ये चीजों काम नहीं कर रहे हैं तो ये हमारे पास नोबल आ जाती हैं, क्योंकि ये कोई रिएक्टिविटी शो नहीं कर रहे, नो रिएक्टिविटी। तो इस वजह से हम कहते हैं इनको नोबल गैसेस। अब ये रिएक्टिविटी क्यों शो नहीं करते? तो 2 चीजें जो आती हैं वो इसके अंदर आती हैं। एक आपके पास आता है डुप्लेट रूल और दूसरा आता है ऑक्टेट रूल। बच्चों डुप्लेट रूल के मुताबिक आप लोगों ने हमेशा बात रखनी है, डुप्लेट का मतलब होता है 2 और ऑक्टेट का मतलब होता है 8। डुप्लेट और ऑक्टेट रूल हमारे पास जो भी कंपाउंड शो करेगा वो हमारे पास क्या होगा, वो नोबल होगा, वो रिएक्टिविटी आगे शो नहीं करेगा, ना तो वो इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा, ना लूज करेगा, ना ही हमारे पास शेयरिंग करेगा। जो हीलियम होता है वो डुप्लेट रूल को फॉलो करता है, क्योंकि जब आप इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन पढ़ते हो तो इसके आउटर मोस्ट शेल के अंदर जो इसकी लास्ट शेल है या फिर इसके टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो इसके शेल में आते हैं वो 2 आते हैं, जो कि डुप्लेट रूल को फॉलो कर रहा है। इसकी शेल जो है वो सेटिस्फाइड है, इसको किसी भी इलेक्ट्रॉन को ना देने की जरूरत है ना लेने की जरूरत है। नियोन की बात करें तो इसके अंदर हमारे पास क्या होते हैं, इसके अंदर 8 जो होते हैं वो इसके आउटर शेल के अंदर होते हैं और 2 जो होते हैं हमारे पास इसकी जो इनर मोस्ट शेल है उसके अंदर 10 इलेक्ट्रॉन जो होते हैं इसके अंदर पूरे होते हैं। तो ये भी हमारे पास क्या है, इसकी जो आउटर मोस्ट शेल होती है वो ऑक्टेट रूल को फॉलो कर रही होती है। आर्गन की बात करें तो बच्चों इसके अंदर 18 होते हैं। आर्गन भी बच्चों कैसे शो करता है, 2
8 और 8 आखिरी शेल के अंदर इसके पास होते हैं 8 होते हैं। ये भी ऑक्टेट रूल फॉलो करता है, क्रिप्टॉन भी ऑक्टेट रूल फॉलो करता है और ज़ीनॉन और रेडॉन भी ऑक्टेट रूल फॉलो करते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये दो रूल्स को फॉलो करते हैं। जब भी कोई एलिमेंट जो होगा वो डुप्लेट रूल को या ऑक्टेट रूल को फॉलो करेगा, उसकी आउटर मोस्ट शेल जो होगी वो सेटिस्फाइड होगी। जब उसकी आउटर मोस्ट शेल सेटिस्फाइड होगी तो वो किसी भी तरह का रिएक्शन जो है वो शो नहीं करेगा। और पीरियोडिक टेबल के अंदर सारे के सारे एलिमेंट्स होते हैं बच्चों, वो इस दो रूल को फॉलो करते हैं। हाइड्रोजन जो होता है वो भी, हीलियम, ये दो डुप्लेट रूल को फॉलो करते हैं। बाकी जो रिमेनिंग एलिमेंट्स आते हैं वो ऑक्टेट रूल को फॉलो करते हैं कि उनके आउटर मोस्ट शेल के अंदर जो है वो 8 इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो प्रेजेंट होने चाहिए, तभी वो हमारे पास क्या होंगे, वो स्टेबल होंगे, उनको किसी इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत नहीं होगी। हर एक एलिमेंट जो होता है वो इसी कश्मकश में होता है, इसी कोशिश के अंदर होता है कि वो किसी तरह ऑक्टेट रूल को फॉलो कर ले ताकि उसकी आउटर मोस्ट शेल जो है वो सेटिस्फाई हो, उसको किसी भी चीज की जरूरत ना पड़े और वो रिएक्टिविटी जो है वो शो ना करे। अब बच्चों हम इसकी एग्जांपल देखते हैं। इसकी सबसे कॉमन एग्जांपल जो है वो कल के लेक्चर में भी हम स्टडी करेंगे, जो कि आयनिक कंपाउंड की आती है। वो थोड़ा सा शार्प कॉन्सेप्ट है तो हम उसको बाद में डिस्कस करेंगे, लेकिन मैं आप लोगों को सोडियम और क्लोरीन की एग्जांपल से समझाती हूँ कि किस तरह ये स्टेबिलिटी जो होती है वो गेन करती है। सोडियम की बात करें तो इसके ऊपर जो आ जाता है वो आता है 11, क्लोरीन की बात करें तो इसके ऊपर 17 आ जाता है। अगर इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन करें, तभी मैंने आप लोगों को बताया कि फर्स्ट 40 एलिमेंट्स की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन आप लोगों को अच्छी तरह आनी चाहिए। तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन होती है 1s2, 2s2, 2p6, 3s1। जबकि क्लोरीन की जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन होती है 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p5। तो बच्चों ये इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन होती है। अब इसकी आउटर मोस्ट शेल की बात करें तो हमारे पास आउटर मोस्ट शेल के अंदर किस तरह की स्टेबिलिटी गेन करता है। ये हमारे पास इनर मोस्ट शेल होगी, जबकि 2s2, 2p6 और 3s1 ये हमारे पास क्या है, ये इसकी आउटर मोस्ट शेल जिसको कहा जाता है वैलेंस शेल। और ये हमारे पास क्लोरीन की 1s2 इनर मोस्ट शेल होगी और 2s2, 2p6, 3s2 और 3p5 ये हमारे पास इसकी वैलेंस शेल होगी। आप लोग अब इसकी वैलेंस शेल के ऊपर बच्चों गौर करो। यहां पर देखो इसकी वैलेंस शेल के अंदर सोडियम के अंदर 6, 7, 8 इस 2s2, 2p6 तक इसकी वैलेंस शेल जो है वो कंप्लीट है। ये ऑक्टेट रूल जो है वो फॉलो कर रही है। लेकिन जब 3s1 तक आती है, क्योंकि इसका एटॉमिक के ऊपर जो मैच नंबर आ रहा है हमारे पास वो 3s1 आ रहा है, मतलब कि इसके पास 11 इलेक्ट्रॉन्स है। अब मुझे आप एक बात बताओ कि ये ऑक्टेट रूल जो है ये यहां पर फॉलो नहीं हो रहा, ठीक है। तो ये क्या करेगी, ये अपना एक इलेक्ट्रॉन जो है किसी और को दे देगी ताकि इसकी जो आउटर मोस्ट शेल है वो सेटिस्फाई हो जाए। बजाय इसके ये किसी और से 7 इलेक्ट्रॉन्स ले अपना ऑक्टेट कंप्लीट करे, इसके लिए आसान है सोडियम के लिए कि अपना ये इलेक्ट्रॉन जो है ये किसी और को दे दे। और ये किसको देगी अभी देखते हैं। क्लोरीन की बात करें तो 1s2 इसकी शेल सेटिस्फाइड है, 2s2, 2p6 और 3s2, 3s2 भी सेटिस्फाइड है, 2p6, 2s2 ये भी सेटिस्फाइड है, हर एक चीज सेटिस्फाइड है। लेकिन आखिरी शेल की बात करें तो बच्चों 3p5 यहां पर क्या होता है, जो आखिरी वाली शेल है ना वैलेंस शेल, इसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन की कमी है। तो बजाय इसके कि अपने साथ के साथ इलेक्ट्रॉन्स किसी और को देगी, इसके लिए मुश्किल होगा। ये करेगी किसी एक एलिमेंट से अपना ये जो इलेक्ट्रॉन है ये जिसको खत्म चाहिए, इसको अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के यहाँ पर 7 इसके पास बन रहे हैं, ये ले लेगी। तो ये सोडियम जैसा जो एलिमेंट होगा ये इसको अपना एक इलेक्ट्रॉन जो होगा वो दे देगा ताकि ये अपना ऑक्टेट जो है वो कंप्लीट कर सके। तो हर एक चीज जो होती है वो इस तरह स्टेबिलिटी की तरफ जाती है। यही रीजन है कि हमारे पास जो सोडियम होता है वो हमारे पास क्या होता है, वो होता है इलेक्ट्रो पॉजिटिव, जबकि जो क्लोरीन होता है वो होता है इलेक्ट्रो नेगेटिव। ठीक है, ये बस आप लोगों को याद रखना है कि इन्होंने अपनी वैलेंस शेल को सेटिस्फाई करना है और वैलेंस शेल को सेटिस्फाई करने के लिए इनको इलेक्ट्रॉन या तो देने पड़ेंगे या फिर लेने पड़ेंगे। दूसरी में जो चीज आती है जो आप लोगों ने आज पढ़नी है वो आता है केमिकल बॉन्ड। केमिकल बॉन्ड जो होता है वो किस तरह बनता है, आप लोगों को थोड़ा सा मैं हाई कॉन्सेप्ट दूंगी ग्राफ की मदद से ताकि आप लोगों को अच्छी तरह समझ आएगा कि केमिकल बॉन्ड जो होता है वो किस तरह बनता है। केमिकल बॉन्ड बेसिकली होता क्या बच्चों, केमिकल बॉन्ड होती है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ये वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है जो कि दो एटम्स को आपस में क्या करती है, वो आपस में लिंक करके रखती है, आपस में जोड़ के रखती है, ताकि जो एक कंपाउंड है जो आप लोगों के पास एक सब्सटेंस है वो एज अ मॉलिक्यूल या फिर कंपाउंड एग्जिस्ट कर सके। आप लोग सोडियम क्लोराइड को देखते हो, वहां पर दो अलग अलग एलिमेंट्स, दो अलग अलग एटम्स जो हैं वो लिंक करके एक कंपाउंड बना रहे हैं, सोडियम क्लोराइड NaCl। वाटर को देखते हो ना H2O, उसके अंदर दो कंपाउंड हैं, दो आप लोगों के पास हाइड्रोजन है और एक आपके पास ऑक्सीजन है, एक कंपाउंड है, एक मॉलिक्यूल है।
इन कंपाउंड को बनाने के लिए जो आप लोगों के पास एक फिनोमेना चाहिए होता है वो होता है केमिकल बॉन्ड का फिनोमेना। इनके दरमियान जो बॉन्ड एग्जिस्ट कर रहा है उसको कहा जाता है केमिकल बॉन्ड। NaCl की मैंने आपको पिछले एग्जाम में बताई ना कि किस तरह सोडियम अपना एक इलेक्ट्रॉन देगा और जो क्लोरीन होगा वो एक इलेक्ट्रॉन लेगा ताकि अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर सके, ये भी अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर सके। तो ये चीज जो होती है वो केमिकल बॉन्ड के अंदर होती है। केमिकल बॉन्ड्स के हवाले से हम लोग कल भी डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। आयनिक बॉन्ड, मेटालिक बॉन्ड, कोवलेंट बॉन्ड, कोऑर्डिनेशन बॉन्ड, ये बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ बॉन्ड होते हैं, वीक होते हैं, कुछ स्ट्रॉन्ग होते हैं, वो एग्जिस्ट कर रहे होते हैं। H2O के हवाले से मैं आप लोगों को थोड़ा सा बता देती हूँ कि H2O के अंदर क्या होता है। तो बच्चों हाइड्रोजन की बात करें तो हाइड्रोजन आप लोग देख लो, हाइड्रोजन के पास एक एक जो होता है हमारे पास इलेक्ट्रॉन होता है, और ऑक्सीजन के पास कितने होते हैं? ऑक्सीजन के पास 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 1 2 3 4 5 6। तो इसने करना है, इसने अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना है, इन लोगों ने अपना डुप्लेट रूल जो होता है फॉलो करना है, डुप्लेट रूल फॉलो करना है, इसने अपना ऑक्टेट रूल फॉलो करना है। अब जब ये ऑक्टेट रूल फॉलो करेगा तो क्या करेगा, ये हाइड्रोजन के साथ एक बॉन्ड बनाएगा और इस हाइड्रोजन के साथ एक बॉन्ड बनाएगा, यहां से एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा और एक इलेक्ट्रॉन जो होगा वो यहां से ले लेगा। सेम इसी तरह ये वाला इलेक्ट्रॉन जो होगा ये इसके पास भी आ जाएगा और ये वाला इसके पास भी आ जाएगा। तो हाइड्रोजन के जो होंगे वो H2 आ जाएगा, इसके ऊपर भी H2 आ जाएगा, इसके पास भी डुप्लेट रूल फॉलो हो जाएगा, इसके पास भी, और ये वाले जो इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन्स थे ना ये इसके पास आ जाएंगे, एक इसके तरफ से ले लेगा हेल्प और इसकी तरफ से ले लेगा, तो उसके पास ऑक्टेट रूल जो होगा वो फॉलो हो जाएगा। अब यहाँ पर जो चीज आप लोगों ने इंपॉर्टेंटली समझनी है कि एनर्जी जो होती है वो किस तरह चेंज होती है, एनर्जीज का क्या इसके अंदर अमल दखल होता है। अब मैं आप लोगों को ग्राफ की मदद से बताती हूँ कि एनर्जीज का इसके अंदर क्या रोल है। जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि हर एक चीज होती है वो स्टेबिलिटी की तरफ जाती है और इसी सूरत में स्टेबिलिटी की तरफ जाएगी जब उसकी एनर्जी जो होगी वो हमारे पास क्या होगी, वो मिनिमम होगी। मिनिमम एनर्जी की सूरत में ही हमारे पास क्या होगा कि उसके पास जो होगी वो स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। इस तरह बच्चों हम लोग लेंगे इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस कि दो एटम्स के दरमियान जो है वो डिस्टेंस किसका है, इसको पिकोमीटर्स के अंदर हम करते हैं। और इस साइड के ऊपर जो आप लोगों की एक्सिस आ जाएगी उसके ऊपर आता है आप लोगों के पास पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी। और इसके एक साइड पर आप लोगों के पास ये एक लाइन होती है, ये स्ट्रेट लाइन होती है। इसके ऊपर की तरफ जो होती है वो आपके पास रिपल्जन होती है। रिपल्जन का मतलब क्या होता है कि दो एटम जो है वो आपस में दूर हो रहे हैं, एक दूसरे को कर रहे हैं दूर, रिपेल कर रहे हैं एक दूसरे को, ठीक है, रिपेल कर रहे हैं। और अट्रैक्शन का मतलब क्या है, इसकी दूसरी साइड के ऊपर क्या होगी, आपके पास अट्रैक्शन होगी कि वो एक दूसरे को अपनी तरफ क्या कर रहे हैं, वो अट्रैक्ट कर रहे हैं कि हमारी तरफ आओ। ये पॉजिटिव होगी, जो अट्रैक्शन होती है वो नेगेटिव होती है। अब यहाँ पर होता है क्या, ये आप लोगों ने बस समझना है। ये आप लोगों के पास जो है ये है बॉन्ड लेंथ की लाइन कि इनके दरमियान जो है वो कितनी एनर्जी होनी चाहिए, इन बॉन्ड के दरमियान इनकी लेंथ कितनी होनी चाहिए। ये जो ग्राफ होता है ना बच्चों ये आता है इस तरह। अब मैं आपको यहां से समझाती हूँ कि इसका मतलब क्या होता है। जब भी दो एटम्स होते हैं वो आपस में डिस्टेंस अपार्ट होते हैं तो उनके दरमियान जो होता है वो बॉन्ड लेंथ का डिस्टेंस जो होता है वो इस तरह होता है। जब वो करीब आते हैं तो हमारे पास क्या होता है, उनके दरमियान जो अट्रैक्शन होती है वो ज्यादा हो जाती है। जब उनके दरमियान जो होती है वो इस बॉन्ड एनर्जी को वो क्रॉस कर जाते हैं यहां से लेकर यहां तक, बॉन्ड एनर्जी, तो उनके पास बॉन्ड बन जाता है यहां पर। लेकिन जब भी दो एटम्स के दरमियान जो होता है वो बॉन्ड बनता है ना, वहां पर जाके उनके पास क्या होती है, रिपल्जन स्टार्ट हो जाती है कि वो इस पॉइंट तक एक दूसरे के करीब आ जाते हैं कि एक दूसरे को रिपेल करना शुरू कर जाते हैं। क्या करते हैं, वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं। बॉन्ड बनेगा किस वजह से बनेगा, बॉन्ड फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से बनेगा। लेकिन जब बॉन्ड बन जाता है तो वो एट द पॉइंट आकर एक दूसरे को रिपेल करना शुरू कर देते हैं। तो आप लोगों ने देखना है कि बॉन्ड के अंदर अट्रैक्शन भी होती है और रिपल्जन भी होती है। अब आप लोगों ने सिर्फ एक चीज यहां पे याद रखनी है कि जब भी सिस्टम के अंदर जो अट्रैक्शन की एनर्जी जो होगी, अट्रैक्शन की एनर्जी वो हमारे पास लोअर होगी, कम होगी, तो इसका मतलब क्या है, जो सिस्टम की एनर्जी हो जाएगी वो लेस होगी, एनर्जी लेस। ये एनर्जी इंक्रीज करिए ना, ऊपर की तरफ एनर्जी नहीं इंक्रीज करिए, 0, 50 और 100, ठीक है। तो आप लोगों ने ये बात याद रखनी है, जब भी आप लोगों के पास फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन डोमिनेट करती हैं तो सिस्टम की एनर्जी जो होती है वो लोअर हो जाती है। और जब भी हमारे पास फोर्स ऑफ रिपल्जन डोमिनेट करती है तो सिस्टम की एनर्जी जो होती है वो हाई हो जाती है। मैं यहाँ पर लिख भी देती हूँ, आपकी बुक के ऊपर भी लिखा हुआ है, ये आप लोगों को याद नहीं है, बस मैं थोड़ा सा आप लोगों को एक्स्ट्रा थोड़ा सा समझाया ताकि आप लोगों को थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, वरना आप लोग नाम भी लिखें तो इट्स ओके। जब भी अट्रैक्शन डोमिनेट करती है तो एनर्जी ऑफ द सिस्टम इज लोअर्ड। और तब वहां पर क्या होता है, वहां पर बॉन्ड फॉर्मेशन हो जाती है, बॉन्ड फॉर्मेशन। और जब रिपल्जन डोमिनेट करती है, रिपल्जन डोमिनेट्स, तो एनर्जी ऑफ द सिस्टम इज हायर।
और वहां पर क्या होता है, वहां पर बॉन्ड जो होता है वो एग्जिस्ट कर रहा होता है, वहां पर बॉन्ड जो होता है वो बन जाता है, वहां पर बॉन्ड अपनी स्टेबल फॉर्म के अंदर आ जाता है। ठीक है, तो ये आप लोगों ने चीज जो है वो याद कर लेनी है कि केमिकल बॉन्ड किस तरह बनते हैं। कल इंशाल्लाह हम लोग डिस्कस करेंगे, वो हम डिस्कस करेंगे आयोनिक बॉन्ड। उसकी एग्जांपल मैंने आप लोगों को एक बता भी दी आज NaCl की। तो कल की वीडियो के अंदर हम देखेंगे कि NaCl का बॉन्ड जो होता है वो किस तरह बनता है, किस तरह टूटता है, किस तरह हम डिफरेंट एलिमेंट्स के अंदर ये आयोनिक बॉन्ड एग्जिस्ट कर रहा है नहीं कर रहा। तो ये सारी चीजें जो हम कल की वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। तो आज का इतना ही, कल मिलते हैं एक नई अच्छी वेबसाइट में, तब तक के लिए फीमान।